गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टुडेस बायोलॉजी क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि बायोटेक्नोलॉजी कैसे यूज़ होता है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर और कैसे कैसे करके हम डिफरेंट टाइप ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं या फिर हम लोग किस तरह से डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप्स बनाते हैं। तो वो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। Today we'll discuss about the biotechnology applications in the field of medicines. So basically in the field of medicines you'll find that these products are used for diagnostic as well as treatment methods. तो biotechnology basically use होता है for the diagnosis. Diagnosis means identification of disease, the different process that we employ, and the treatment. तो हम उसको डायग्नोज करते हैं डिजीज को पहले, उसके बाद उसको ट्रीट भी करते हैं। उसके लिए अगर कोई मेडिसिन है, कोई ड्रग्स है, कोई वैक्सीन है, वो सब भी डेवलप करते हैं थ्रू बायोटेक्नोलॉजी ओनली। इट एम्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेस। तो डिफरेंट डिजीज से हम अपने आप को बचाने के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ जीन थेरेपी। जीन थेरेपी एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम लोग डैमेज्ड या फिर डिफेक्टिव जीन्स को रिप्लेस कर सकते हैं विद ए हेल्दी जीन एंड वी कैन एक्सप्रेस देम to fight against any kind of conditions, specifically genetic conditions. Then we can use the target actions of drugs can also be studied. Different kinds of drugs जो हम लोग यूज करते हैं, medicines जो यूज करते हैं, उसका कैसे targeted cells पे इफेक्ट होता है, that can be done. And there are recombinant therapeutics do not induce unwanted immunological responses as in case of similar products isolated from non-human resources. तो non-human resources जब कोई चीज हम लोग isolate करते हैं तो उसका बहुत सारा आपका immunological response होता है। See, there is a mechanism of our body कि वो कोई भी foreign चीज easily accept नहीं करेगा, उसके against में एक response देगा। तो अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट हम एनिमल प्रोडक्ट यूज करते हैं फॉर द यूज ऑफ ट्रीटमेंट एंड ऑल, देन दैट आवर बॉडी विल रिएक्ट। ठीक है, लेकिन रिकॉम्बिनेंट थेरेपीज में वैसा नहीं होता। देयर इज नो सच अनवांटेड रिएक्शंस। Besides that, there are 30 recombinant therapeutics which are used throughout the world, okay, and they are approved for human use only. ठीक है, and out of that 12 of them are marketed in India. तो 30 different recombinant therapeutics throughout the world यूज होते हैं और उनमें से 12 यहाँ इंडिया में यूज होते हैं। ठीक है ना, पहला वाला हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। नाउ सी स्टूडेंट्स, इंसुलिन के बारे में तो आप लोग जानते ही हो। इट इज दैट स्पेसिफिक मॉलिक्यूल व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल योर ब्लड शुगर लेवल। और अगर इंसुलिन का डेफिशिएंसी हो जाता है, इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, इट कॉजेस ए डिजीज कॉल्ड एज डायबिटीज मेलिटस, which can be controlled by taking insulin regularly. अगर इंसुलिन आप लोग रेगुलरली लेते हो तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ट्रेडिशनली क्या होता था कि ह्यूमन इंसुलिन अवेलेबल नहीं था। पहले पहले जब ये ड्यूरिंग द इनिशियल डेज व्हेन वी वर ट्राइंग टू ट्रीट डायबिटीज मेलिटस, वी वर नॉट हैविंग ह्यूमन इंसुलिन। उनके जगह पे एनिमल इंसुलिन यूज किया था, विच इज फ्रॉम द स्लॉटर्ड कैटल एंड पिग्स। तो स्लॉटर्ड कैटल्स एंड पिग्स जो हैं उनसे हम लोग इंसुलिन आइसोलेट करते थे फ्रॉम देयर पेनक्रियस टू बी मोर स्पेसिफिक। लेकिन ये जो एनिमल इंसुलिन है इज यूज टू ट्रिगर इम्यून रेस्पॉन्स लाइक एलर्जीज। तो वो इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट कर लेते थे हमारे बॉडी में और हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलर्जी हो जाता था। मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स आर एलर्जिक टू सच काइंड ऑफ एनिमल प्रोटीन्स। तो दैट इज द रीजन कि इसको ज्यादा देर तक यूज करना पॉसिबल नहीं हुआ। इन दैट केस व्हाट वी डिड, वी स्टार्टेड टू यूज जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन इन लार्ज क्वांटिटीज। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए करते हैं, टेक ए जीन, आइसोलेट द जीन, पुट इट इन ए वेक्टर, put the vector into a host cell, let the host cell produce that specific protein, and that is how this mechanism can be carried out. ठीक है, now this is the insulin which was produced from the animals. तो यहाँ पे आप vowels देख सकते हैं जहाँ पे इंसुलिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैटल्स एंड पिग्स उसको मार्केट किया जाता था, बट दिस हैज ऑलरेडी बीन एलिमिनेटेड। अभी ये टेक्निक हम लोग यूज नहीं करते हैं बिकॉज वी आर यूजिंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड। Now, genetically engineered insulin was first created in the year 1983 by Eli Lilly, which is an American company. तो सबसे पहला कमर्शियल प्रोडक्शन जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन का स्टार्ट हुआ था 1983 में by an American company called as Eli Lilly. अब ये जो इंसुलिन मॉलिक्यूल होता है, मैच्योर इंसुलिन मॉलिक्यूल होता है, उसके दो पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। इट हैज टू डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स, चेन ए विथ 21 अमीनो एसिड्स एंड चेन बी विथ 30 अमीनो एसिड्स। बोथ ऑफ देम आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है,
इन जनरल कंडीशंस मैमल्स में क्या होता है, इन जनरल कंडीशन इट इज सिंथेसाइज्ड एज ए प्रो हार्मोन इन ऑल मैमल्स हैविंग एन एडिशनल सी पेप्टाइड व्हिच इज रिमूव्ड ड्यूरिंग द मैच्योरेशन। तो उसका एक एडिशनल सी पेप्टाइड रहता है बिसाइड चेन ए एंड चेन बी, बट वो सी पेप्टाइड ड्यूरिंग मैच्योरेशन रिमूव हो जाता है। तो सिर्फ फंक्शनल इंसुलिन जो होता है उसमें से दो ही चेन होते हैं, चेन ए एंड चेन बी। Using rDNA technology, two strands of the sequence corresponding to the chain A and chain B of human insulin is introduced into the plasmid of E. coli that produces insulin chains separately. These are then chemically joined by disulfide bases. तो हम लोग क्या करते हैं, अगर आप लोग डायरेक्टली इंसुलिन जीन का लेके इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे तो आपको एक प्रो इंसुलिन मिलेगा, ठीक है, ये प्रो हार्मोन यू विल फाइंड। बट द प्रॉब्लम इज इस प्रो हार्मोन में एक सी पेप्टाइड बोल के एक्स्ट्रा सेगमेंट है जो नहीं चाहिए, उसको रिमूव करने के बाद ही जाके आपका एक्टिव इंसुलिन प्रोड्यूस होगा। सो इफ यू आर टेकिंग द कंप्लीट इंसुलिन जीन एंड यू आर ट्राइंग टू डू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यू विल हैव ए प्रो इंसुलिन, राइट। वहां पे हम लोग क्या करते हैं, चेन ए का जो जीन है और चेन बी का जो जीन है सेपरेटली हम लोग दो अलग अलग बैक्टीरिया में डालते हैं, और उन दो बैक्टीरिया से हम लोग चेन ए और चेन बी सेपरेटली प्रोड्यूस करते हैं। देन वी जॉइन देम केमिकली बाय यूज ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, बाय फॉर्मिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। नाउ दिस इज व्हाट द प्रो इंसुलिन एक्चुअली लुक्स लाइक। ये आपका प्रो इंसुलिन है, एक्चुअली हमारे बॉडी में इस तरह से ये फॉर्म होता है। तो ये एक कंप्लीटली सर्कुलर और यू कैन से कॉइल्ड चेन ऑफ एमिनो एसिड्स होता है लाइक दिस। So out of this total segment, you will find कि only this is the A chain and from here to here is the B chain. बाकी ये जो ग्रे कलर का आप सेगमेंट देख रहे हो, दिस इज सी पेप्टाइड, नॉट नेसेसरी, इसको हमें रिमूव करना होता है। तो ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, नेचुरली ओनली दिस विल बी क्लीव्ड एंड द इंसुलिन, फंक्शनल इंसुलिन विल बी प्रोड्यूस्ड, सी पेप्टाइड विल बी रिमूव्ड। तो अगर हम लोग ये जीन प्रो इंसुलिन जीन यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी लिए, तो हमें फिर ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एक ऐड करना पड़ेगा व्हिच इज लिटरली कॉस्टली। तो दैट इज द रीजन हम लोग ए चेन को अलग सिंथेसाइज करते हैं, बी चेन को अलग सिंथेसाइज करते हैं, केमिकली मिला देते हैं उनको, ठीक है। So that is how genetically engineered insulin is produced. The next one is gene therapy. Actually, gene therapy एक corrective measure है. Gene therapy is a corrective therapy to correct or treat hereditary diseases, genetic defect diagnosed in childhood or in embryo. ठीक है, तो जनरली क्या होता है, हमारे जीन्स में भी कभी कभी डिफेक्ट आ जाता है व्हेन दे आर ट्रांसमिटिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, दैट कॉजेज डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीजेस। तो हम उनको जेनेटिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं, और ये हेरिडिटरी होते हैं, मतलब वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन दे कैन बी ट्रांसफर्ड। सो उनको ट्रीट करने के लिए हम लोग जीन थेरेपी करते हैं। सो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जीन थेरेपी इज नॉर्मल जीन व्हेन गेट इंसर्टेड इनटू द इंडिविजुअल सेल और एम्ब्रियो with gene defect, the normal gene will overtake the function and compensate for the non-functional gene. तो अगर आपके बॉडी में कोई डिफेक्टिव जीन है जो फंक्शन नहीं कर पा रहा है, जो कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, जब हम अपने बॉडी में एक नॉर्मल जीन डाल देते हैं तो ये नॉर्मल जीन क्या होगा कि वो ओवरटेक कर लेगा, इट विल ओवरटेक द डिफेक्टिव जीन एंड इट विल स्टार्ट टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, इट विल स्टार्ट टू प्रोड्यूस द प्रोटीन। तो जो डिफेक्ट था वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा, दैट विल बी रिकवर्ड। ओके, so the first such gene therapy, clinical gene therapy, was carried out in the year 1990 on a 4-year-old girl child with adenosine deaminase deficiency. अब ये जो एडिनोसिन डीएमिनेज है, ये एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है जो हमारे इम्यून सिस्टम के फंक्शनिंग के लिए नेसेसरी है। तो जब इसमें डिफेक्ट आता है तो एडिनोसिन डीएमिनेज प्रोड्यूस नहीं होता है, एंड इफ एडिनोसिन डीएमिनेज इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन योर बॉडी, then you will start to have immunological issues. Specifically अगर आप बोला जाए तो auto immunity develop कर जाएगा आपके body में. So this child, 4-year-old girl child, was suffering from it. Now this is the picture of that. This is the person or the doctor who actually carried out this process, William F. Anderson. He and his team carried out this process, and this was done on this 4-year-old girl child. Her name is Asanti De Silva. She is a Sri Lankan. So on her this specific experiment was conducted and it was successful. It was successfully done. ठीक है, इनिशियली क्या होता था जब जीन थेरेपी नहीं था हमारे पास, तो वी वर गोइंग फॉर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और एंजाइम रिप्लेसमेंट। तो एंजाइम रिप्लेसमेंट में क्या होता है, जो एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हो रहा है उसको आप आर्टिफिशियली बॉडी में देते जाओगे, यू विल रिप्लेस द एंजाइम कॉन्टिन्यूसली, बट that is a very time taking as well as you can say very much costly process. Similarly, bone marrow transplant. Bone marrow transplant में वही problem है, it is a little costly process and sometimes it might not be 100% successful.
तो ये जो टेक्निक्स पहले यूज किए जाते थे टू ट्रीट जेनेटिक डिजीजेस, they were not having 100% success rate and were costly. So that is the reason कि gene therapy एक alternative process है. Now ADA deficiency treatment कैसे किया जाता है? Now this is how the ADA deficiency is treated. Simply मैं आपको explain कर दूंगा. तो it's a hereditary disorder caused due to deletion of gene for adenosine deaminase. The enzyme adenosine deaminase is crucial for immune system functioning. This is what I told you कि immune system functioning के लिए necessary होता है. तो इन जीन थेरेपी हम लोग क्या करते हैं, लिम्फोसाइट्स व्हिच आर काइंड ऑफ डब्ल्यूबीसी, वी एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम द पेशेंट्स ब्लड एंड ग्रो देम ऑन कल्चर मीडिया. तो हम लोग लिम्फोसाइट्स और डब्ल्यूबीसी एक्सट्रैक्ट करेंगे पेशेंट ब्लड से और उसको कल्चर मीडिया में ग्रो करेंगे टू इंक्रीज इट्स नंबर. उसके बाद एक फंक्शनल एडीए सी डीएनए मींस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द लिम्फोसाइट थ्रू रेट्रोवायरल वेक्टर्स. तो रेट्रोवायरस वेक्टर यूज करके ये जो एडीए जीन है, फंक्शनल एडीए जीन है, उसको हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे इनटू द लिम्फोसाइट. ओके, सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एनिमल सेल में आपको कुछ भी इंट्रोड्यूस करना है, कोई भी जीन इंट्रोड्यूस करना है, यू यूज रेट्रोवायरस, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. नाउ द सिंस द लिम्फोसाइट हैज अ वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन, लिम्फोसाइट का 10 से 12 दिन का लाइफ स्पैन होता है. तो ये प्रोसेस जो होता है इसमें क्या होता है कि when you have made this genetically engineered lymphocyte and you introduce it into a patient, after 10 to 12 days these lymphocytes will die. तो उसके बाद फिर से आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. सो periodically you have to introduce this into the patient after 10 days 12 days again and again and again. तो ये थोड़ा कॉस्टली हो जाता है. But if this gene therapy is done in the bone marrow cells during the embryonic stage, then it can be a permanent cure. जब हमारा बॉडी कंप्लीटली डेवलप नहीं होता, हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, अगर एम्ब्रियो में आप ये चेंज ले आए, इफ यू चेंज द जीन एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज, वो लाइफ लॉन्ग रह जाएगा और उसको फिर से करना नहीं पड़ेगा. सो दिस प्रोसेस इज मोर सक्सेसफुल इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड इन लेटर स्टेज इफ यू डू इट विल बी अ लिटिल मोर कॉस्टली. तो दैट इज द रीजन कि हमेशा जीन थेरेपी एम्ब्रियोनिक स्टेज या फिर अर्ली चाइल्डहुड में ही किया जाता है. दिस इज हाउ इट इज डन. ये प्रोसेस है, लिम्फोसाइट्स आइसोलेट करो, रेट्रोवायरस में अपना जीन इंसर्ट करो, द जीन दैट यू वांट टू एक्सप्रेस, that here ADA gene specifically. Now this will be allowed, this recombinant virus will be allowed to infect the lymphocytes. Now the lymphocytes are carrying your desired gene, insert the lymphocyte into the human body. In the human body they'll start to produce that specific protein. So this is the process of gene therapy. Now besides that molecular diagnosis में भी use होता है biotechnology. Diagnosis means for detection, ठीक है. So there are different methods. It is a technique used for to diagnose and monitor diseases, detect risk and decide which therapy will work best. तो इसमें क्या होता है, हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स डिस्कवर करते हैं, इन्वेंट करते हैं, जो डायग्नोसिस, मॉनिटरिंग ऑफ डिजीज, डिटेक्ट रिस्क, ट्रीटमेंट, थेरेपीज, इन सब चीज़ों में यूज होता है. तो थ्रू कन्वेंशनल मेथड्स लाइक द ब्लड टेस्ट, जिसको आप लोग सीरम टेस्ट भी बोलते हैं, और यूरिन एनालिसिस, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज इज नॉट पॉसिबल. देखो ये ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट जो होता है वो तभी आपको रेकमेंड किया जाएगा जब ऑलरेडी आपके बॉडी में डिजीज हो चुका है और वो कंप्लीटली इफेक्ट कर रहा है आपके बॉडी को, तभी जाके ये डिटेक्ट होते हैं. लेकिन मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक में अगर आपके बॉडी में पैथोजन है और कोई इफेक्ट वो अभी तक कॉज नहीं किया है, तब भी आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो. दैट इज द एडवांटेज ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक. मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक कैन बी कैरिड आउट एट ए वेरी वेरी अर्ली स्टेज ऑफ द डिजीज, whereas the serum and the urine analysis, they are only effective when you do it at a later stage of the disease. ठीक है. So different type of technologies like rDNA technology हो गया, polymerase chain reaction, PCR हो गया, ELISA enzyme linked immunosorbent ऐसे हो गया. तो इस टाइप के टेक्निक्स यूज किए जाते हैं फॉर डायग्नोसिस. अब ये PCR जो है, दिस इज ऑल्सो यूज राइट नाउ फॉर द डिटेक्शन ऑफ कोरोना वायरस. तो ये टेक्निक अभी कोरोना वायरस के डायग्नोसिस के लिए यूज होता है. टेक्निक इज कॉल्ड एज RT-PCR. ठीक है. नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक? उसके कुछ स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस होते हैं. The molecular diagnostic like PCR detects pathogen at even a very low concentration. बहुत low concentration में भी ये detect कर लेगा. It also detects very chronic diseases like HIV which causes AIDS actually, and then mutations can also be detected which causes cancer in patients. Different kinds of genetic disorders can be also detected. Here PCR requires single strand RNA that is tagged with radio labeled probe or radioactive probe to hybridize complementary DNA in the clones. तो ये आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है, हमने सिलेक्टेबल मार्कर्स में पढ़ा है इसको. ठीक है. द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन स्टेप इज carried out through autoradiography. उसको फिर autoradiography किया जाता है. Finally
कैसे पता चलेगा आपको कि आपका जो म्यूटेटेड जीन है कि नहीं है? द क्लोन विथ म्यूटेशन डू नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म। तो ये जो कैंसर का हम लोग डिटेक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे जीन म्यूटेशन हो जाता है। तो अगर वो म्यूटेंट जीन है तो वो फोटोग्राफिक फिल्म में अपीयर नहीं करेगा। प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्रिटी विथ म्यूटेटेड जीन। तो यहाँ पे जो हम लोग आरएनए प्रोब यूज करते हैं वो म्यूटेटेड जीन के साथ कॉम्प्लीमेंट्रिटी नहीं रखता। एज ए रिजल्ट अगर म्यूटेशन हुआ तो फोटोग्राफिक फिल्म में डिस्प्ले नहीं होगा। देन यू नो दैट योर जीन इज म्यूटेटेड और यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ conditions. So students, this is about the use of biotechnology in the field of medicines. In the next class, we'll move on to transgenic animals and the biopatent and biopiracy methods. That is the ethical issues. Okay. Thank you. Thank you, everyone.